इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेंबर फंक्शन और उसके कुछ टाइप्स को पढ़ा था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। एक कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ये एक मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। हमारे कई टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखिए जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा, हमने जितने भी वीडियो पढ़े अभी तक उनमें हमने कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर पहले से ही सी प्लस प्लस के अंदर बना हुआ होता है जिस फंक्शन की बॉडी बिल्कुल खाली होती है। तो देखिए चलिए अब हम इसको एग्जांपल से ही देखेंगे। A default constructor is a constructor that takes no arguments. It is used to initialize an object's data member to their default values. जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ये हमारा वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, क्योंकि जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेंबर फंक्शन होता है, वो एक मेंबर फंक्शन होता है। तो जो हमारा मेंबर फंक्शन है अगर हम उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास ना करें तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसमें हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते, क्योंकि ये जो हमारा मेंबर फंक्शन ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये हमें याद रखना है। इसमें हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे और जो भी हम इसका नाम लिखेंगे उस कंस्ट्रक्टर का नाम, उस मेंबर फंक्शन का नाम हम उसी उसी नाम से रखेंगे जो हमारी क्लास का नाम होगा। तो जैसे हमारी क्लास का नाम यहाँ पर ऐड है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम भी ऐड रखा। और यहाँ पर मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस एक मैसेज प्रिंट करा दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और एक और बात कि हमारा ये कंस्ट्रक्टर हम इसको कॉल नहीं करते, ये हमारा अपने आप कॉल हो जाता है जब हम कोई एक नई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे पर मैंने इस क्लास एक ऐड बनाई जिसके अंदर मैंने दो मेंबर्स लिखे ए और बी, फ्लोट टाइप के, और पब्लिक में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड नाम का। तो जब भी मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये फंक्शन हमारा अपने आप कॉल हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा अपने आप कॉल हो जाएगा। मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, ये हमारा अपने आप ही कॉल हो जाएगा। इंट मेन के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए पी और क्यू। जब मैं ये पी और क्यू बनाऊंगा तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये जो हमारा फंक्शन, ये अपने आप ही दो बार कॉल हो जाएगा और हमारा दो बार ये मैसेज प्रिंट होगा। तो देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने क्लास बनाई ऐड नाम की और उसमें मैंने डाटा मेंबर्स बनाए ए और बी फ्लोट टाइप के, और उसमें मैंने यहाँ पर पब्लिक में एक मेंबर फंक्शन बनाया और इस मेंबर फंक्शन का नाम लिखा मैंने ऐड, जो कि हमारी क्लास का नाम है। तो इसलिए ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा और कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाई। जब भी हमारी कोई एक नई ऑब्जेक्ट बनती है तब हमारा ये कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा दो बार आउटपुट में आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो देखिए हमारा आउटपुट आया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए। और देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा जो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस के अंदर अब पहले से ही बना हुआ होता है, तो हमें ये डिफाइन करना जरूरी नहीं होता कि हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत इसलिए नहीं होती, क्योंकि अगर मैं डिफाइन नहीं करूंगा तो इस प्रकार का कंस्ट्रक्टर जिसकी बॉडी, जिस फंक्शन की बॉडी बिल्कुल खाली होगी, जिसके अंदर कोई लाइन नहीं लिखी होगी, ऐसा कंस्ट्रक्टर हमारे सी प्लस प्लस के अंदर पहले से ही बना हुआ होता है हर क्लास का। अब हमारा दूसरा टाइप होता है कंस्ट्रक्टर का, वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। पैरामीटराइज्ड मतलब जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक वन और मोर आर्गुमेंट्स। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर्स टू स्पेसिफाई वैल्यूज एंड दैट आर पास्ड एज आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर। तो देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो वैल्यू पास करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने फिर वही सेम हमारी क्लास है ऐड नाम की जिसके अंदर दो मेंबर्स है हमारे ए और बी। उसमें हमने पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड नाम का। तो ये जो ऐड है क्लास का नाम ही है, तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है।
और इसमें मैंने लिखा है इंट m और इंट n, तो मैंने दो पैरामीटर लिखे इंट m और n, और उसके बाद मैंने a को a इक्वल टू m लिखा और b इक्वल टू n। तो देखिए जो हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय वो हमारे a और b के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा भी है, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए ऐड। देखिए जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया p, तो उसमें मैंने ये पैरेंथेसिस लगाकर 3 और 5 को पास किया। तो इस p के जो वैल्यूज हैं, जो इस p के डाटा मेंबर्स हैं a और b, उनके अंदर 3 और 5 स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर q के अंदर पास किया 5 और 4। तो जब हमारी ये ऑब्जेक्ट बनेगी q, तो उसके अंदर a और b में 5 और 4 स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इनको डिस्प्ले कर दिया इस डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पैरामीटर्स लिखे इंट m और इंट n। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ हम इन वैल्यूज को पास करेंगे, और जो m की वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो n की वैल्यू है वो b के अंदर स्टोर हो जाएगी। और इसलिए मैंने जब ऑब्जेक्ट्स बनाई p और q, तो उसके साथ मैंने ब्रैकेट्स के अंदर 3 और 5 को पास किया p में, और q में मैंने पास किया 5 और 4 को। तो इनके ए और बी में ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने इनको डिस्प्ले करा के भी चेक कर लिया। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आया वो आया पी का 3 और 5, और क्यू का आया 5 और 4। देखिए इस प्रकार से हमारा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर काम करता है। और जो हमारा तीसरा टाइप होता है कंस्ट्रक्टर का, वो होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर एक नई ऑब्जेक्ट बनाता है किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की, जो पहले से ही बनी हुई होती है उसी की करके, उसी को कॉपी करके एक नई ऑब्जेक्ट बना देता है सेम डाटा वैल्यूज के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं, ये हमने क्लास बनाई ऐड नाम की, इसमें हमने ए और बी दो डाटा मेंबर्स लिखे। और पब्लिक के अंदर मैंने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड इंट m और n, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे जो हमारा नया कंस्ट्रक्टर है वो ये है, जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्लास का नाम ऐड, और उसके बाद मैंने लिखा कांस्टेंट, मैंने कीवर्ड का यूज किया जिसमें मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। तो आपको याद होगा हमने रेफरेंस वेरिएबल पढ़ा था। तो रेफरेंस वेरिएबल को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप। तो यहाँ पे जो हमारी डाटा टाइप है वो है क्लास जिसका नाम है ऐड, और उसके बाद हम ये साइन लगाते हैं एड्रेस वाला, और उसके बाद लिखते हैं हम अपने वेरिएबल का नाम, जो कि हम रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो देखिए जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होगा, जिस वैल्यू को हम पास करेंगे उसी को रिप्रेजेंट करेगा ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो देखिए रेफरेंस वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल होता है जो कि किसी और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो या फिर आप कह सकते हैं कि वो उसी वेरिएबल का दूसरा नाम बन जाता है। जैसे किसी इंसान के दो नाम होते हैं, उसी प्रकार से जो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसी का दूसरा नाम बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट। ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ए, कि इस ऑब्जेक्ट डॉट ए को मैंने ए के अंदर स्टोर किया और बी के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट बी को स्टोर कर लिया, जिससे कि हमारा ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा जिसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है ऐड पी कोमा 5। तो मैंने पी ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने 3 और 5 को पास किया। तो वो हमने जो पहला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया था उसकी हेल्प से इसको वैल्यू मिल जाएंगी। और उसके बाद मैंने लिखा ऐड, मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया क्यू नाम का, और उसमें मैंने लिखा क्यू इक्वल टू पी। तो देखिए इस क्यू इक्वल टू पी से क्या होगा, हमारा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और जो वैल्यूज पी के अंदर है वही क्यू के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद मैंने इनको डिस्प्ले करा के देख लिया। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए मैं एक बार इस कंस्ट्रक्टर को दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया जो किसी पहले से ही बनी बनाई ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक नई ऑब्जेक्ट बना देता है जिसमें सेम वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐड क्लास का नाम, और उसके बाद मैंने पैरामीटर के अंदर लिखा कांस्टेंट कीवर्ड लिखा सबसे पहले, और उसके अंदर मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा एड्स और ये एड्रेस का साइन और ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक नया रेफरेंस वेरिएबल बन गया ऑब्जेक्ट नाम का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ए,
और b इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट बी। और जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाई p, जिसके अंदर मैंने पास किया 3 और 5, और उसके बाद मैंने लिखा ऐड q इक्वल टू p। तो देखिए जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास की वो की p, और यहाँ पे जो हमारा p के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो q के अंदर स्टोर हो जाएंगी इस कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आया वो आया 3,5 और 3,5 पी और क्यू का। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो देखिए हमारे और भी कई सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन जो हमारे मेन कंस्ट्रक्टर होते हैं वो यही होते हैं तीनों। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टर को। तो देखिए ये डिस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। In C++, a destructor is a special member function of a class that is responsible for releasing the resources like memory, file handles, network connection, etc. that were acquired by the object during its lifetime. तो देखिए ये हमारा, तो देखिए डिस्ट्रक्टर भी हमारा एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है, और ये मेंबर फंक्शन रिलीजिंग द रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा जो हमारा सी प्लस प्लस होता है उसमें जो हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसमें हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, तो उसमें जब हमारा ये एक ब्रेसिस या एक ये जो हमारा ब्रैकेट है ये खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा ये वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है ये भी खत्म हो जाता है। उसका स्कोप केवल इस ब्रैकेट्स के अंदर के ही बीच में होता है जहां पर हमने उसको डिफाइन किया होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बनाया p, तो ये हमने इस मेन फंक्शन के इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया है। तो जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो जब हम लास्ट लाइन पे आने के बाद जब हमारा ये ब्रैकेट आएगा, तो उसमें ये हमारा p ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये हमारा गायब हो जाएगा। तो इसको जो गायब करते समय जो इसने मेमोरी ली हुई थी, इस मेमोरी को रिलीज करेगा ये हमारा डिस्ट्रक्ट। तो क्योंकि इसकी यहाँ पर इस ब्रैकेट में इसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी। एक तो हमारा ये तरीका हो गया कि इस ब्रैकेट पर पहुंचने के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, और हमारा एक और दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट को खत्म करने का, वो होता है डिलीट कीवर्ड या डिलीट ऑपरेटर। तो इस डिलीट कीवर्ड की हेल्प से भी हम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो जब हम इस डिलीट कीवर्ड को का यूज करते हैं, तब भी हमारा इस डिस्ट्रक्टर की हेल्प से हम मेमोरी को रिलीज करते हैं, तब भी हमारा ये डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो देखिए डिस्ट्रक्टर को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारी वही सेम क्लास है ऐड, और उसके अंदर ए बी हमारे दो मेंबर्स हैं। ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। तो हम एक बात और याद करेंगे कि डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और इसका कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता। इसका ना ही कोई आर्गुमेंट है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है, क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया तो उसमें आप क्या इनपुट कराओगे और क्या रिटर्न कराओगे। तो इसलिए इसका कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता। और जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है उसमें के आगे हमारा ये वाला साइन लगा होता है टाइटल का, और उसके बाद होता है हमारी क्लास का नाम। तो यही हमारी डिस्ट्रक्टर की पहचान होती है, ये साइन और हमारा ये क्लास का नाम होना चाहिए। तो इसमें मैंने यहाँ लाइन प्रिंट कराई सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा तो इसमें भी हमारा एक डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस के अंदर पहले से ही बना होता है जिसकी बॉडी खाली होती है। मेंबर फंक्शन के अंदर उस डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी लाइन नहीं लिखी होती, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो लेकिन मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दी है, तो जब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, डिस्ट्रक्टर ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये हमारी लाइन लिखी आ जाएगी। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो एक बार मैं डिस्ट्रक्टर को दोबारा से बता देता हूँ कि डिस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं ले होता, और ना इसमें कोई आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। उसमें केवल हमारा ये साइन होता है, और उसके बाद यहाँ पर ऐड का यानी कि क्लास का नाम होता है। और जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तब हमारा ये फंक्शन कॉल होता है, तब हमारा ये डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दो तरीके से डिलीट हो सकता है। पहला तरीका तो हमारा ये होता है कि जब उसका लाइफ टाइम खत्म हो गई, उसका स्कोप खत्म हो गया हो। और हमारा दूसरा तरीका होता है डिलीट कीवर्ड की हेल्प से, जब हमने उसको डिलीट किया हो। तो इन दो तरीकों से हमारी ऑब्जेक्ट डिलीट हो सकती है, और जब भी हमारी ऑब्जेक्ट डिलीट होगी तब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आया डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पर ये इस लाइन आने के बाद हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया, तो इसलिए हमारा यहाँ पर आउटपुट आया।
तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इस प्रकार से काम करते हैं। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।